नमस्कार किसान भाइयों। धान की बुआई से लेकर अगले 30 से 40 दिन होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। धान फसल के अंदर इन दिनों के अंदर जो किसान अपनी फसल में अच्छे से फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट कर लेता है, उन खेतों के अंदर जो उत्पादन है वो बहुत ही शानदार निकलता है। और जिन खेतों के अंदर किसान थोड़ी सी भी लापरवाही कर जाता है, उन खेतों का उत्पादन 100% डाउन हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे धान की बुआई से लेकर अगले 30 से 40 दिनों तक हमें कौन कौन से खाद की किस अवस्था के अंदर देना चाहिए, और धान से एक पौधे से ज़्यादा कल्ले निकालने के लिए हमें क्या कुछ करना होता है। धान की बुआई के बाद अगले 30 से 40 दिनों तक आपको धान के खेत में कौन सी खाद किस अवस्था पर डालनी है, जिससे कि हमें धान से जो पैदावार है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार मिले। इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही किसान भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने जानकार किसान जो धान की खेती करते हैं उन तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि यह जो जानकारी है वो धान की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए भैया, सबसे पहले तो जो 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन, जो कि हमें डीएपी, यूरिया और पोटाश से मिलती है। और इन पोषक तत्वों की आवश्यकता जो है किसी भी फसल को सबसे ज़्यादा पड़ती है। अब डीएपी जिसमें फास्फोरस मिला है, मैंने आप लोगों से पहले भी वीडियो के अंदर बताया था कि भैया डीएपी और पोटाश है उसकी पूरी मात्रा आपको धान का जो खेत तैयार करते समय यानी कद्दू करते वक्त देनी है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जैसे अपने खेत की तैयारी की थी कद्दू करते वक्त, जो पोटाश है और जो डीएपी है उसकी पूरी मात्रा आपने खेत के अंदर दे दी होगी। इसके अलावा बहुत से किसान भाइयों के मन में सवाल भी आते हैं, बहुत से जो लोग कमेंट करके भी बताते हैं कि यार जो यूरिया है अपन शुरुआती चरण में दे देना चाहिए, ताकि धान की जैसे अपन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो पौधे के अंदर जैसे ही जड़ें चले उस टाइम के ऊपर उसको भी नाइट्रोजन मिल जाए। तो भैया जो डीएपी अपन ने दिया है ना, देखिए डीएपी के अंदर 18% नाइट्रोजन होता है और 46% जो है फास्फोरस होता है। अब नाइट्रोजन जो 18% डीएपी के अंदर होता है वो शुरुआती चरण के अंदर जब पौधे छोटी छोटी जड़ें होती है पौधों की और पौधों को खाने के लिए थोड़े से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उस टाइम पर वो 18% जो नाइट्रोजन है ना वो डीएपी के माध्यम से पौधों को मिल जाती है। तो बात फास्फोरस की करें तो फास्फोरस बहुत जरूरी है। फास्फोरस अगर आपके पौधों को शुरुआती चरण में मिल जाएगा तो शुरुआती चरण में इनको जो आवश्यकता भी सबसे ज़्यादा पड़ती है फास्फोरस की, तो शुरुआत में पौधे की नीचे जो जड़ें हैं ना, जो व्हाइट रूट है, जो तीसरे दिन से निकलना शुरू हो जाती है। तो शुरुआती चरण में अगर आप जो पौधों को फास्फोरस अच्छे से अवेलेबल करवाएंगे तो नीचे जो ज़मीन के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा जड़ों का विकास होगा। जितने ज़्यादा जड़ें नीचे तक ज़मीन में अंदर जाएगी तो ज़मीन के अंदर पड़े हुए जितने पोषक तत्व होंगे, आपने चाहे पहले डाल रखे हों, आपके खेत के अंदर पहले से जो उर्वरा शक्ति है वो बाद में जब कद्दू किया था उस टाइम आपने जो खाद डाली है वो सिंगल सुपर फास्फेट हो, डीएपी हो, पोटाश हो, कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, उनको अच्छे से वो क्या है अपटेक कर लेगा। तो उम्मीद है आपने ये सभी काम पहले से कर लिए होंगे। अब बात आती है इस वीडियो के अंदर मेन टॉपिक के ऊपर, जैसे कि हमने अपने खेत के अंदर धान की बुआई की ट्रांसप्लांटिंग कर ली। अब इसके आगे हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे एक सिंगल पौधे से ज़्यादा कल्ले बने। तो भैया देखिए डीएपी, पोटाश, सिंगल सुपर फास्फेट जैसे खाद तो हमने शुरुआती जो बेसल डोज है उसमें दे दिए जब हमने खेत तैयार किया था, कद्दू किया था। अब हमारे पास उन 3 मुख्य पोषक तत्वों के अंदर से कौन सा खाद बचा है? हमारे पास बचा है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की आवश्यकता अब अगले 30 से 40 दिनों के अंदर हमारी फसल को सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है। नाइट्रोजन की बदौलत हमारी फसल की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होगी
नाइट्रोजन की बदौलत हमारी फसलों को जो पत्तियों के अंदर हरा कलर होता है ना, मतलब क्लोरोफिल निर्माण के अंदर भी सहायक होगा। साथ ही दिन के अंदर जो पौधा फोटोसिंथेसिस करेगा सूर्य के प्रकाश की मदद से, उस टाइम के ऊपर जो है नाइट्रोजन की बहुत बड़ी अहमियत होगी, बहुत ज़्यादा उसको जो है आवश्यकता पड़ेगी। तो अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खाद है वो है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को किस तरह से दें, ये समझने वाली बात है। बहुत से किसान तो बुआई के वक्त दे देते हैं, बहुत से किसान बुआई के दूसरे दिन ही जो नाइट्रोजन यानी कि यूरिया डाल देते हैं, और कई किसान 3 दिन बाद जो है नाइट्रोजन यानी कि यूरिया डाल देते हैं, और कुछ तो 7 दिन बाद डाल रहे हैं, कुछ 10-15 दिन बाद डाल रहे हैं। आखिर नाइट्रोजन को शुरुआत में हमें कब देना चाहिए? तो भैया सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जैसे ही हम धान की नर्सरी से निकाल कर पौधों को लेकर आते हैं और अपने दूसरे खेत के अंदर जब उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, तो लगभग 3-4 दिनों तक तो हमारा पौधा है ना, वो बिल्कुल बेहोश होता है, बिल्कुल एक तरह से कोमा में होता है, उसको कुछ चीज की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरे दिन से उसकी जो नीचे की जड़ें हैं ना, वो नई निकलना स्टार्ट होती है, जो व्हाइट रूट है। इसके बाद पौधे को चौथे दिन 5वें दिन जाकर थोड़ा बहुत चेत होता है, वो खड़ा होता है कि भैया मैं भी कहीं पर हूँ। अगले जो 10 दिन होते हैं ना, तब तक उसके अंदर अच्छे से नीचे जड़ें जो है वो जमीन में फैल जाती है, वो पौधा अच्छी तरह से एकदम से होश में आ जाता है। और 10वें दिन वो होश में आने के बाद बोलता है जड़ों को कि भैया अब मेरे को माल दो, मेरे को अब खिलाओ। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगले 10 से 15 दिनों के अंदर अपने शरीर को जो हष्ट पुष्ट करूंगा, ताकि मैं अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कर सकूं। तो उस टाइम के ऊपर नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। नाइट्रोजन के साथ कुछ और भी चीज़ों की जो आवश्यकता पड़ेगी, तो अब बताता हूं अब क्या करना है। जैसे ही हमारी फसल 10वें दिन के अंदर पहुंच जाती है, यानी कि ट्रांसप्लांटिंग के 10 दिन बाद, ट्रांसप्लांटिंग लगाने के बाद, उस टाइम पर आपको जो लेना है नाइट्रोजन का एक बैग, पूरा बैग लेना है। आपको कद्दू के समय टाइम पे या फिर बुआई करते समय दूसरे दिन नाइट्रोजन डाला है, तो आप इसको थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। और यदि उस टाइम आपने जो यूरिया अलग से नहीं डाला है, तो आप जो है पूरा एक बैग नाइट्रोजन का ले सकते हैं, यानी कि यूरिया का बैग आप ले सकते हैं। तो भैया 10वें दिन या 11वें दिन आपको लगभग एक बैग यूरिया का लेना है। उस एक बैग यूरिया के अंदर अब आपको क्या मिलाना है, देखिए यह बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है, और यही आपकी फसल की अच्छी ग्रोथ देगा, आपकी फसल को शुरुआती चरण में अच्छा बूस्ट देगा। इसके अंदर आपको लगभग 10 किलो जिंक सल्फेट जो 21% वाला आता है, विशेषकर बता रहा हूं आप लोगों को कि 21% वाला ही आपको जिंक सल्फेट लेना है, क्योंकि 33% की तुलना में जो हमारा अनुभव है, खुद का अनुभव, उसके आधार पर बता रहे हैं कि 21% वाला जो जिंक सल्फेट है उसका रिजल्ट जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। 21% वाला जो जिंक सल्फेट है वो 10 किलो जिंक सल्फेट लेना है। इसके साथ आपको जो फर्स्ट डोज है ना यूरिया की, वो भी बता रहा हूं मैं आप लोगों को 1 एकड़ का जो पूरी मात्रा बता रहा हूं। इसके साथ ही आपको लगभग 3 किलो सल्फर लेनी है, 80% सल्फर जो आती है वो लेनी है। इसके साथ अगर आपने बुआई करते वक्त, बुआई करने के दूसरे या तीसरे दिन क्लोरोपाइरीफॉस पानी के साथ चलाया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उस टाइम पर आप क्लोरोपाइरीफॉस नहीं चला पाए हैं तो 1 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस 1 एकड़ के हिसाब से आपको इन खादों के अंदर जो यूरिया है, जिंक सल्फेट है, उसके अंदर आपको 1 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस वो मिला लेना है, ताकि हमारी जड़ों के अंदर, हमारे खेत के अंदर अगर कोई नीचे ज़मीन में हानिकारक कीट होंगे तो वो शुरुआती चरण में जो है ख़त्म हो जाएंगे और हमारी फसल जो है अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी। इन सब को लेने के बाद आपको खाद के अंदर अच्छे से मिला लेना है। जो हमने ये सल्फर ली है ना, सल्फर की बदौलत आपके खाद को पानी बनने से सल्फर रोकेगी। दूसरा, सल्फर का इस टाइम के ऊपर काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक तरह से फंगीसाइड का भी यह काम करेगी। दूसरी तरफ आपका खेत अगर लोक होगा ऊपर से, क्योंकि धान के खेत के अंदर जो है पानी भरा रहता है, और बहुत से खेत कलराठी मिट्टी के होते हैं, उनके ऊपर पानी को अच्छे से वो मिट्टी सोख नहीं पाती है और ऊपर ही वो रोक लेती है पानी को, तो एक तरह से ऊपर से जो जमीन हमारी लोक हो जाती है तो उस लोक को भी तोड़ेगा।
जमीन के रोम छिद्र है ना, उनको भी खोलने का जो काम है वो सल्फर करेगा। और इसके साथ ही अगर आपकी जमीन का पीएच लेवल थोड़ा हाई होगा, उसको भी मेंटेन करेगा। तो सल्फर का भी जो है बहुत ज़्यादा योगदान इस टाइम पर जो है देखने को मिलेगा। इन सबको मिलाकर अपने खेत के अंदर आपको छिटक देना है। छिटकने के वक्त आप कोशिश कीजिएगा कि खेत में पानी है ना वो बिल्कुल कम होना चाहिए। जैसे आप लोगों को बता देता हूं कि भैया धान के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन डाला जाता है, सबसे ज़्यादा यूरिया डाला जाता है। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि आधा जो खाद हम डालते हैं ना, चाहे यूरिया हो या कोई भी पोषक तत्व अपन डाल रहे हैं, ऊपर से पानी के अंदर वो आधा तो लीच डाउन हो जाता है, वो नीचे चला जाता है, जड़ों से नीचे चले जाता है और वो कोई काम नहीं आता है पौधे के। तो कोशिश कीजिए कि इस टाइम के ऊपर थोड़ा खेत के अंदर जो हम खाद दे रहे हैं तो उस टाइम जो है खेत के अंदर पानी जो है कम हो, उस टाइम के ऊपर आप अपने खेत के अंदर इसको छिटक दीजिए। अब ये काम करने के लगभग 10 दिन बाद जैसे ही आपकी फसल लगभग 20 से 22 दिन की हो जाती है, तब तक आपकी फसल है ना वो देख लेना एकदम तंदुरुस्त, एकदम हेल्थी और हरी भरी हो जाएगी। उस टाइम के ऊपर फिर अपन को यूरिया की दूसरी डोज लेनी है। अब दूसरी यूरिया की डोज के अंदर हमें क्या लेना है, लगभग 35 किलो से लेकर 45 किलो के बीच में, यानी कि लगभग एक बैग आप ले सकते हैं यूरिया का। इसके साथ आपको लेना है 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट। अब जिंक सल्फेट हमने शुरुआती चरण में दे दिया फर्स्ट डोज में, दूसरी डोज के अंदर अपन दे रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट। इसके साथ आपको 10 किलो लेना है फेरस सल्फेट। इन सब को मिलाकर अपने खेत के अंदर छिटक देना है। अब हमारी फसल 20 दिन की अवस्था के अंदर है। अब हमारी फसल के अंदर क्या होगा भैया, कल्लों का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, मेरा ये आजमाया हुआ फॉर्मूला है। आपकी फसल अगले 4 से 5 दिन के अंदर ना अलग ही दिखाई देने लगेगी दूसरे खेतों की तुलना में। और अब जो इसके अंदर से निकल रहे कल्ले हैं ना, वो कल्ले भी आपको दूसरे खेतों की तुलना में, या जिन खेतों के अंदर ये वाला फॉर्मूला नहीं डला है, उनसे कहीं ज्यादा कल्ले आपके इस खेत के अंदर निकलने वाले हैं। पूरा खेत एकदम लस ग्रीन हो जाएगा। अब बात आती है, जैसे ही हमारी फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है, वो आपकी वैरायटी के ऊपर है भैया। आपको जो 3 डोज यूरिया की पूरी करनी है ना, वो आपकी वैरायटी के अनुसार है। आपने 90 से 95 दिन की वैरायटी बो रखी है, तो आपको 30-32 दिन के ऊपर तीसरी यूरिया की डोज है ना वो दे देनी है। अब तीसरी डोज के अंदर आपको यूरिया कितना लेना है, अगर आपका खेत एकदम लस ग्रीन हो चुका है, बिल्कुल एकदम हरा भरा हो चुका है, तो आप यूरिया की मात्रा थोड़ी सी कम कर सकते हैं। आप लगभग 30 से 35 किलो यूरिया जो है ले सकते हैं पूरे एक बैग से घटाकर। या फिर आपको अभी भी लग रहा है कि जो पौधे पूरी तरह से ग्रीन नहीं है, तो आप एक बैग भी ले सकते हैं। अब इस यूरिया की तीसरी डोज में हमें क्या मिलाना है, उसमें मिलाना है भैया 500 ग्राम थाईफिनाइट मिथाइल, रोको के नाम से आता है, या और भी आपको कोई दूसरे नाम से मिल जाएगा, कोई भी आप ले लीजिएगा। थाईफिनाइट मिथाइल फंजीसाइड है, वो 500 ग्राम लेके और उसको मिलाकर अपने खेत के अंदर डाल दीजिए। भैया आपके खेत के अंदर जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता थी पौधों को वो मिल गया। आपकी फसल के अंदर जमीन से संबंधित या फिर जड़ों के अंदर जो लगने वाले जो भी फंगस जनित बीमारी है ना, वो भी कंट्रोल होगी। जमीन के अंदर जितने भी हानिकारक जो कीट थे नीचे जमीन में, वो भी खत्म हो जाते हैं। ये सब काम करने के लगभग 1 या 2 दिन बाद, मतलब जैसे ही आपकी फसल लगभग 33, 34, 35 दिन की होगी, उस टाइम के ऊपर आपको एक स्प्रे और करना है। जितनी भी रही बची जो कसर है ना, वो इस स्प्रे के अंदर पूरी हो जाएगी। आपकी फसल को लोग दूर दूर से देखने आएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। आप लोगों को अब उस स्प्रे के अंदर क्या लेना है, 1 किलो आपको यूरिया लेना है, 250 ग्राम इसके अंदर आपको मैग्नीज लेनी है। मैग्नीज सल्फेट आती है ना, जो वो लेनी है। लगभग 500 ग्राम आपको इसके अंदर फेरस सल्फेट लेना है 19% वाला, और इन सब को 150 लीटर पानी के अंदर मिलाकर अपने खड़े खेत के अंदर जो अपनी खड़ी फसल के ऊपर आपको स्प्रे करना है। इससे आगे हमें क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो धान की खेती करने वाले किसान हैं ना, उनको जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।